अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह नौकर नहीं हैं, काम कर लो। गीता की यह जोरदार आवाज़ सुनकर उसकी दोनों देवरानियाँ अनीता और जूही अंदर तक कांप जाती थी। जरा से फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं गुजार सकती थी। दोनों के पति कैलाश और आकाश उनके बड़े भाई उदय के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। वहाँ दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे और यहाँ घर पर दोनों अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थी। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था। दोनों भाइयों का उदय के आदेश पर दुकान के काम में घिरे रहना और घर में गीता के आदेश पर अनीता और जूही का घर के काम में घिरे रहना अब नियति बन चुका था। हालांकि कैलाश और अनीता की शादी को अभी 1.5 साल और आकाश और जूही की शादी को सिर्फ 10 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के कामों से छुटकारा पाती थी तो अपने हारे थके पतियों से कोई शिकायत नहीं कर पाती थी। लेकिन पतियों को तो सब पता था, पर वो विवशता से कुछ न कह पाते। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे, पर कुछ कह नहीं पाते थे। माता पिता के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा काबू में किया कि वो तो ना तो कुछ देखते थे और ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ गीता भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकरों से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात पर सुनाना भाभी की अब आदत बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में छुरी की तरह चुभी हुई थी, जो कैलाश और आकाश की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी में चुपड़ चुपड़ कर रोटियां खिलाई और जब कैलाश और आकाश खाना खाने बैठे तो देसी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये देखकर कैलाश ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देसी घी से चुपड़ कर रोटी दो ना, बड़े भाई को भी तो आप देसी घी की रोटी देती हो। इतना सुनते ही गीता भड़क गई और बेलन नचा नचा कर बोली, हाँ तुम्हारा बाप बहुत जायदाद छोड़ गया है और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए हैं, जो तुमको भी देसी घी की चुपड़ी हुई रोटियां चाहिए। पर भाभी पिता तो हम सभी भाइयों के एक ही थे और अब बड़े भाई हमारे पिता हैं, तो आप ये बातें क्यों करती हैं? कैलाश ने भर्राए हुए गले से कहा। इतना सुनते ही गीता का पारा आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और उदय से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर उदय की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाया। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए। समय बीता, कैलाश और आकाश दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जस के तस थे। भाई अपने दोनों भाइयों को इसलिए घर से नहीं निकालता था कि इनसे अच्छे नौकर इनको कहाँ मिलेंगे, और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरानियाँ मिल गई थी। पर कहते हैं कि समय एक सा कभी नहीं रहता। समय बीतता गया और कैलाश और आकाश के भी बच्चे हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना बनाकर गीता और उदय ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा और एक ऐसा घर लिया जहां वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के परिवार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मगन रहने लगे। गीता खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन उदय और गीता के बेटे का भी ब्याह हो गया। गीता बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपनी पत्नी प्रेम के चलते अपने छोटे भाई को न्योता नहीं दिया था। इधर कैलाश और आकाश ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा था जैसे बिना खुशबू के फूल। लेकिन अपने किए कर्म सामने जरूर आते हैं और ये गीता को जल्दी ही
पता लगने वाला था। समय ने करवट ली। उदय अब बीमार रहने लगा और ज़्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब घी चुपड़ चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। गीता उदय के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद उदय खाना खा रहा था और गीता उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू रोटियां बना बनाकर उदय की थाली में रखती जा रही थी। रोटियां नाम मात्र की चुपड़ी हुई और जली जली सी बन रही थी। पर कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। और इसी नीति के अनुसार गीता ने कड़क आवाज़ में बहू से कहा, चौरी ये रोटियां कैसे बना रही है? तेरी माँ ने क्या ऐसी ही रोटियां बनानी सिखाई है? बस इतना सुनना था कि बहुरानी रसोई से बेलन लहराती हुई आई और गीता पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना। और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है, तो उन्होंने जो सिखाया था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया जो जरा सी रोटी जल गई? खा लोगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा? जो सारा दिन दुकान पर काम करते हैं उनका ध्यान करूं या इनका जो सारे दिन घर में पड़े रहते हैं? उदय खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर गीता बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देवरानियाँ थी जिन्होंने आंख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बात बहुत दूर रही और आज मेरी बहू ही। उस दिन के बाद गीता की आवाज़ तो जैसे चली ही गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह ही जिंदगी को चलाने का गीता और उदय ने समझौता कर लिया। गीता की तानाशाही को अब विराम लग चुका था। गीता अब अपने देवरानियों के बीच उपहास और दया का पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।